स्वागत है आप सभी का एमपी परीक्षा के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। आज के सेशन में हम लोग अपना डिस्कस करने वाले हैं टॉप 14 क्वेश्चन। आपके जो सब इंजीनियर का एग्जाम आने वाला है उससे पहले जो 14 क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे एग्जाम के सेम पैटर्न पर, जो 14 क्वेश्चन के जो प्रैक्टिस सेट है वो हम लोग यहाँ पर क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। आप हर एक क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझना, जो क्वेश्चन भी आपको नया देखने को मिले अपने शॉर्ट नोट्स में लिख लेना, क्योंकि यहीं से चीजें आपको एज इट इज देखने को मिलेगी। क्वेश्चंस एज इट इज आपके रिपीट नहीं होंगे। पैटर्न जो भी आपका मैथ्स में यहाँ पर मैं डिस्कस कराऊंगा एज इट इज आपको वहां पर देखने को मिलेगा। डिजिट्स थोड़े से चेंज होंगे, यहाँ पर नंबर कुछ और होंगे, आपके एग्जाम में नंबर कुछ और होंगे। मैथ्स में कभी भी आपका क्वेश्चन रिपीट नहीं होता है, लेकिन पैटर्न हमेशा आपके एग्जाम में फंसता है। तो यहाँ पर सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले आप लोग देख लो, क्योंकि अब समय आ गया है आपके ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट लगाने का। और मॉक टेस्ट कहाँ से लगाओगे? परीक्षा एप्लीकेशन पर। परीक्षा एप्लीकेशन पर परीक्षा प्रो की अगर आप लोगों ने मेंबरशिप लेकर रखी है तो यहाँ पर एमपी सब इंजीनियर के आपको मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, जिनसे लास्ट मोमेंट में आप अपनी तैयारी बहुत अच्छे स्तर की कर सकते हो। और अगर मेंबरशिप नहीं लिए तो आप ले सकते हो, क्योंकि एक बार की मेंबरशिप में 1 साल तक हर एक एग्जाम का आपको मॉक टेस्ट का एक्सेस मिल जाएगा। चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना पहला सवाल। यहाँ पर हर एक सवाल को आपको अच्छे से समझना है। जैसे यहाँ पर सबसे पहला सवाल क्या है आपका, 2k sin 30 cos 30 cot 60, फिर आपका बराबर में है कॉट, यहाँ पर कॉट कितना है आपका 30, ठीक है। फिर यहाँ पर आपका sec 60, फिर आपका tan 45, फिर यहाँ पर आपका cosec 45, फिर यहाँ पर आपका cosec 30। अब ये सवाल आपसे तभी बनेगा जब आपको इसकी टेबल आएगी। तो मैं थोड़े से समय में आपको यहाँ पर टेबल बनाकर बता देता हूँ, और टेबल आप लोग कैसे बनाओगे ये भी आपको बता देता हूँ, क्योंकि हो सकता है एग्जाम में आप एग्जाम के प्रेशर में टेबल भूल जाओ कि टेबल की वैल्यू में क्या क्या है। तो यहाँ पर सबसे पहले करोगे क्या, ये आपका थीटा हो जाएगा, ठीक है। ये आपका 0 डिग्री हो जाएगा, ये आपका 30 डिग्री हो जाएगा, ये आपका 45 डिग्री हो जाएगा, ये आपका 60 डिग्री हो जाएगा, और ये आपका 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। यहां पर सबसे पहले आप इनको बाइफरकेट करो। यहां पर आपने किया, यहां पर किया, और यहां पर किया। यहां पर मेनली हम लोग 3 वैल्यू फाइंड करेंगे। एक वैल्यू होगी आपकी साइन की, दूसरी कॉस की, और फिर आपकी टेन की। एक चीज याद रखना, साइन का अपोजिट, साइन थीटा का अपोजिट हमेशा क्या मिलेगा आपको? कॉसेक थीटा, ठीक है। कॉस थीटा का अपोजिट यहाँ पर क्या मिलेगा आपको? सेक थीटा, ठीक है। और यहाँ पर टेन थीटा का अपोजिट क्या मिलेगा आपको? कॉट थीटा। टेन थीटा का अपोजिट क्या मिलेगा? कॉट थीटा। मतलब जो साइन की वैल्यू होगी वही अपोजिट कर दोगे तो आपको यहाँ पर कॉसेक की मिल जाएगी। जो कॉस की होगी अपोजिट कर दोगे यहाँ पर आपको सेक की मिलेगी, और टेन का अपोजिट आपका कॉट मिलेगा। तो यहाँ पर एक काम करो, सबसे पहले यहाँ पर साइन आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आपका कॉस आ जाएगा, और यहाँ पर आपको क्या मिलेगा? टेन मिलेगा, ठीक है। अगर मैं बोलूँ यहाँ पर आपका साइन 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी आपकी? 0। यहाँ पर 1/2, यहाँ पर 1/√3, 1/√2, यहाँ पर √3/2, और यहाँ पर आपका 1 अपोजिट लिख दो, 1√3/2, यहाँ पर 1/√2, यहाँ पर 1/2, और यहाँ पर आपका 0। यहाँ पर आ जाएगा आपका कितना? 0। यहाँ पर आ जाएगा 1/√3, यहाँ पर 1, यहाँ पर √3, और यहाँ पर आपका इनफाइनाइट, या फिर आप इसे अपरिभाषित भी बोल सकते हो। अब यही पूरी वैल्यू उठाकर आपको यहाँ पर पुट करनी है, यही पूरी वैल्यू उठाकर यहाँ पर पुट करनी है। सबसे पहले 2k, 2 मल्टीप्लाइड बाई k, या फिर 2k। अब यहाँ पर साइन 30, साइन 30 मतलब 1/2 मल्टीप्लाई कॉस 30, कॉस 30 मतलब √3/2, ठीक है। कॉट 60, कॉट 60 मतलब tan 60 कितना है आपका? √3, और tan का अपोजिट क्या हो जाएगा? कॉट, मतलब यहाँ पर कितना आएगा? 1/√3 बराबर। यहाँ पर कॉट 30, tan 30 कितना है? 1/√3, तो अपोजिट हो जाएगा आपका कितना? √3, ठीक है। cos 60, cos 60 कितना हो जाएगा? 1/2, cos का अपोजिट क्या हो जाएगा? sec, मतलब यहाँ पर आ जाएगा 2। tan 45, tan 45 मतलब यहाँ पर आपका 1 अपॉन में cosec 45, cosec मतलब आपका sin 45 कितना हो जाएगा? 1/√2, और cosec इसका अपोजिट मतलब यहाँ पर कितना आएगा आपका? √2। यहाँ पर कितना आएगा आपका? cosec 30, cosec 30 मतलब sin 30 देखोगे 1/2, अपोजिट करोगे तो यहाँ पर 2। ये चीजें आप लोगों को थोड़ी सी समझनी पड़ेंगी। बस अब इन्हें उठाकर यहाँ पर सॉल्व करो। यहाँ पर सबसे पहले क्या करोगे? सबसे पहले यहाँ पर क्या करोगे? 2 से 2 को कैंसिल आउट करोगे, ठीक है। √3 से √3 को कैंसिल आउट करोगे तो यहाँ पर कितना मिलेगा? k और बटे आपका 2, ठीक है। यहाँ पर 2 से 2 को कैंसिल आउट करोगे तो यहाँ पर कितना मिलेगा आपको? यहाँ पर कितना मिलेगा आपको? √3 और √2, ये होना चाहिए।
√3 और √2, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले करोगे क्या, k की वैल्यू आपको निकालनी है, तो यहाँ पर कितनी आएगी 2√3 y आपका 2, ऐसा कोई ऑप्शन आपको √2 आ जाएगा यहाँ पर √2, ऐसा कोई ऑप्शन आपको देखे रखा है, नहीं देखे रखा है तो थोड़ा सा इन्हें चेंज करो। यहाँ पर अगर मैं √2 और √2 का मल्टीप्लाई करूंगा, गुणा खबाक करूंगा, तो √2 मिलकर 2 हो जाएगा, जो इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना आना चाहिए आपका √6, √6 इस सवाल का आंसर होना चाहिए। हालांकि यहाँ पर आपको √6 लगाना पड़ेगा, ऑप्शन नंबर बी। ऐसे क्वेश्चंस डिपेंड करेंगे आपके ऑप्शन पर, ठीक है। और सबसे ज्यादा जरूरी ये चार्ट आप लोगों को आना चाहिए। अगर ये चार्ट आप लोगों को नहीं आएगा तो आप लोग इस सवाल को सॉल्व नहीं कर पाओगे, क्योंकि यहाँ पर पूरे आपको वैल्यू उठाकर पुट करनी है, मतलब वैल्यू पुटिंग है। जो जो आपको यहाँ पर वैल्यू देके रखे उनकी उठाकर यहाँ पर पुट करो और यहाँ पर इन चीजों को आप लोग सॉल्व करो, ठीक है। आई होप ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, अब अगला सवाल ध्यान से समझना। आदित्य अपने निजी संग्रहालय से 2 कलाई घड़ियां, 2 कलाई मतलब हैंड वॉच, रिस्ट वॉच, 12,600 रुपए में बेचता है। प्रत्येक को बेचता है, प्रत्येक को 12,600 रुपए में बेचता है। पहली घड़ी उसे 26% के लाभ पर, दूसरी घड़ी उसे 10% की हानि पर मिलती है। तो लाभ और हानि आपको परसेंट बताना है, कितना होगा। लाभ होगा तो कितना परसेंट होगा, हानि होगा तो कितना परसेंट होगा, ये सारी चीजें आप लोगों को बतानी है। अब ध्यान से समझना, देखो यहाँ पर जितने भी मैं 14 सवाल करवा रहा हूँ ना, ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। अब हर एक सवाल को अच्छे से समझना, बारीकी से सॉल्व करने की कोशिश करना, ठीक है। हर एक सवाल यहाँ पर आपके एग्जाम के लिए जरूरी है। सबसे पहले क्या करोगे, देखो प्रत्येक को मतलब सेलिंग प्राइस बराबर है, सेलिंग प्राइस कैसी है, बराबर है। ध्यान से समझना, अगर मैंने बोला ये आपका पहला आर्टिकल है, ये आपका दूसरा आर्टिकल है, यहाँ पर ये आपका कॉस्ट प्राइस हो जाएगा और ये आपका सेलिंग प्राइस हो जाएगा, ठीक है। अब एक बात बताओ, पहले आर्टिकल को आप 26% के लाभ पर बेचोगे, 26% के अगर लाभ पर बेचते हो पहले आर्टिकल को, तो 26% का फ्रैक्शन कितना हो जाएगा, 2 से काटोगे कितनी बार जाएगा, ये 13 बार, 2 से काटोगे ये 50 बार, मतलब 26 बटे आपका 50, 26/100 मतलब 13/50। तो यहाँ पर अगर कोई आर्टिकल को आप 50 रुपए में खरीदोगे तो 13 रुपए के लाभ पर बेचोगे, मतलब 63 में बेचोगे, ठीक है। दूसरे आर्टिकल को आप 10% की हानि पर बेचते हो, मतलब 10% का अगर आप फ्रैक्शन लेते हो, 10% का अगर आप फ्रैक्शन लेते हो तो 1/10 आएगा, 1/10 आएगा, मतलब 10 रुपए के आर्टिकल पर 1 रुपए का नुकसान हो जाएगा। तो यहाँ पर आप 9 रुपए पे बेचोगे। क्या इतना आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझ में आया? तो यही चीज आप लोगों को ध्यान रखनी है। ये चीज कैसे ध्यान रखनी है, देखो या तो आप यहीं से क्वेश्चन को सॉल्व कर लो, यहां से क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे, यहाँ पर देखिए रखा प्रत्येक का सेलिंग प्राइस 12,600 है, या तो 12,600 को यहीं से आप कंपेयर करना चालू कर दो। नहीं कंपेयर करना तो ध्यान से समझना, जो पॉइंट यहाँ पर समझाया गया आप उस पॉइंट पर गौर करो कि प्रत्येक की सेलिंग प्राइस बराबर है। तो क्यों ना इनको भी मैं बराबर कर लूं। कैसे बराबर करूंगा, यहां पर 7 का मल्टीप्लाई कर दूंगा, यहां पर 7 का मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो यहां पर 70 हो जाएगा, यहां पर भी 63 हो जाएगा। अब ध्यान से समझना, दोनों का सेलिंग प्राइस 63 हो चुका है। दोनों को मिलाकर आपने कितने पर बेचा होगा, 63 मतलब 126। दोनों को मिलाकर कितने में खरीदा होगा, तो बेटा 70 और 50 मिलाकर 120 होंगे। आई होप ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को यहां पर समझ में आया होगा। अब यही आपको देखना है, यही चीज आपको देखनी है कि 120 रुपए में आपने खरीदारी करी और उसे खरीदारी को 126 रुपए में सामने वाले को चिपका दिया, मतलब बेटा आपको 6 रुपए का लाभ हो जाएगा। ये 6 रुपए का लाभ किस पर होगा, 120। मतलब देखो एक चीज याद रखना, लाभ हो या हानि हो, प्रॉफिट हो या लॉस हो, हमेशा कॉस्ट प्राइस पर आपको होगा। तो यहां पर अगर मैं बोलूं कि 120 पर मतलब परसेंट बोले तो 100, 0 से 0 काटोगे, 6 से काटोगे 6 दूनी 12, 2 से काटोगे 5, मतलब बेटा साफ है कि 5% का आपको लाभ होना चाहिए था, 5% का लाभ हो जाएगा। मतलब यहां पर ऑप्शन नंबर 20 सवाल का करेक्ट आंसर आना चाहिए, ऑप्शन नंबर 20 सवाल का आपका करेक्ट आंसर आना चाहिए था। क्लियर है? तो जब भी ऐसे सवाल आए और आपको कोई वैल्यू एग्जैक्ट देके रखी हो, तो आपका काम बस इतना सा है कि इस एग्जैक्ट वैल्यू को साइड में कर दो। साइड में क्यों कर दो, क्योंकि आंसर आपको परसेंटेज में निकालना है, परसेंटेज आपको क्वेश्चंस में देके रखे हैं, तो एग्जैक्ट वैल्यू के पास क्यों जाओ, हटाओ इनको, डायरेक्ट आप रेशो मेथड से इस सवाल को सॉल्व करो। क्लियर है? समझ में आया? आगे बढ़े।
अगला सवाल, अब यहां पर ध्यान से समझना, यहां पर आप लोगों को ध्यान से समझना है। टेन स्क्वायर ए, एक ही जगह आप कोई भी वैल्यू रख सकते हो, बी सी डी या फिर थीटा भी आप मान सकते हो, प्लस 5 कॉस ए और बराबर आपका 13। अब जो भी ए की वैल्यू मतलब जो भी थीटा की वैल्यू है वो 0 से तो बड़ी होगी और 90 से आपकी छोटी होगी, 0 से आपकी बड़ी होगी और 90 से आपकी छोटी होगी। अब आपके सामने ना दो चीजें हैं, मतलब पहला तो एक कॉन्सेप्चुअल तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, दूसरा कि भाई एक वैल्यू पुट कर दो, वैल्यू पुट कर दो मतलब यहां पर जो भी ए है ना इसकी आप वैल्यू सोच लो, 0 से बड़ा है तो 30 डिग्री हो सकता है, 45 डिग्री हो सकता है, 60 डिग्री हो सकता है, 90 से छोटा है तो इन तीनों में से आपका कोई आंसर हो सकता है। मतलब ये वाला ऑप्शन तो गया, आपके पास केवल 3 ऑप्शन बचे, इन तीनों में से आपका एक आंसर होगा। एक तो ये तरीका हो गया, ठीक है। दूसरा तरीका, पहले इस तरीके से अगर हम लोग देखें, चार्ट मैंने अभी पहले वाले सवाल में आप लोगों को बनवाया जिसमें tan a की वैल्यू कितनी है, tan a की वैल्यू, tan a की वैल्यू मतलब tan 60 की वैल्यू, tan 60 मतलब 1/√3, वो 30 की होती है, tan 60 मतलब √3 मतलब स्क्वायर करोगे √3 का, ठीक, और प्लस 5 cos 60 मतलब 1/2 और cos का अपोजिट sec होगा तो 2, तो यहाँ पर 5 × 2 क्या बराबर आपको 13 मिलेगा, यहाँ पर देखोगे तो 3 मिलेगा, यहाँ पर देखो 10 मिलेगा, मिलाकर आपका 13 मिलेगा। यही तो आपको प्रूफ करना था, मतलब जो भी 60 डिग्री होगी, जो भी 60 लिखा होगा वही आपका आंसर हो जाएगा। एक तो ये तरीका हो गया इस सवाल को सॉल्व करने का, कैसे कि भाई वैल्यू उठाकर पुट करो, आपको पता चल गया कि जो भी आंसर होगा वो 30, 45, 60 में से एक होगा। कैसे, क्वेश्चन की कंडीशन आपको देखे रखी है, अब इस कंडीशन से एक एक वैल्यू को उठाओ, यहां पर पुट करो, जो भी वैल्यू इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे वही आपका आंसर। अब दूसरा तरीका समझना इस सवाल को सॉल्व करने का, दूसरा तरीका क्या हो जाएगा, देखो यहां पर समझना, साइन स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा प्लस आपका कॉस स्क्वायर थीटा बराबर आपका 1 होगा, बराबर 1 होगा, सभी को पता है, ये आपका रूट आइडेंटिटी है, सभी को पता होनी चाहिए। इसके अलावा अगर मैं यहां से आपसे बोलूं कि यहां पर क्या करो, 10 कॉस से डिवाइड दे दो, साइन बटे कॉस मतलब tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 बराबर आपका यहाँ पर sec स्क्वायर थीटा, यही आएगा, यही होना चाहिए, ठीक है। या फिर यहां से देखोगे तो tan स्क्वायर थीटा बराबर sec स्क्वायर थीटा माइनस आपका 1। अब यही वैल्यू उठाकर अगर मैं यहां पर पुट कर दूं, 10 मतलब यहां पर कितना है आपका sec स्क्वायर थीटा, ठीक है, -1 प्लस आपका 5 sec थीटा बराबर आपका 13, मतलब साफ है कि sec स्क्वायर थीटा प्लस 5 sec थीटा और 13 इधर आएगा तो माइनस का 14 तो बराबर में आपका 0। अब ये इक्वेशन आपके सामने है, इसे सॉल्व करो और sec थीटा की वैल्यू निकालो, फिर जाकर आप अपना थीटा की वैल्यू वहां पर बता पाओगे। ये थोड़ी लॉन्ग प्रोसेस है, ये थोड़ी लॉन्ग प्रोसेस है। अगर आंसर जल्दी निकालना, मतलब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो आपके लिए ये वाला कॉन्सेप्ट बेस्ट है, ये वाला कॉन्सेप्ट आप खुद देखो ना कितनी जल्दी आपका, केवल 3 वैल्यू है, 3 वैल्यू में से ही अपना एक आंसर चुनना है, तो क्यों ना हम लोग इन 3 में से थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लगाओगे। कॉन्सेप्ट क्या लगाओगे कि यहाँ पर थीटा की ऐसी वैल्यू रखना जिससे अब 10 की अगर वैल्यू ओपन करोगे तो 1/√3 1 और √3, मतलब कहीं ना कहीं आपको √3 का लोचा खत्म करना है, तो ये कॉन्सेप्ट आप यहाँ पर लगा सकते हो, और √3 से आपको बचना भी है सेक के साथ, तो ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा आप लोग लगा सकते हो। आगे बढ़े, अगला सवाल, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हर एक सवाल आप लोगों के लिए जरूरी है। अब जो भी नया सवाल देखो, जो भी कम समझ में आए उसे नोट करके रख लेना और उसको एक दो बार खुद से लगाने की कोशिश करना, नहीं है वापस से क्लास देखना और उस सवाल को फिर से सॉल्व करना, क्योंकि ये सारी चीज आपके एग्जाम में पूछी जाएंगी, ठीक है। 21 सेंटीमीटर के आधार की त्रिज्या, 21 सेंटीमीटर आधार त्रिज्या और 30 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले ठोस धात्विक शंकु से 5 mm त्रिज्या के कितने छोटे छोटे गोले बनाए जा सकते हैं। आपके सामने सबसे पहले जो समस्या आएगी ना वो सेंटीमीटर की आएगी और उसके बाद ये मिलीमीटर की आएगी कि भाई यूनिट को कन्वर्ट कैसे किया जाए, यूनिट को कन्वर्ट कैसे किया जाए। तो सबसे पहले आप ये कन्वर्जन का नियम पढ़ो। यहां पर है कि एक मेरा दोस्त था, खान था, KH, वो DM बन गया और गरीब था मतलब कंजूस था और DCM गाड़ी पर चलता था।
मतलब ये हो जाएगा किलो, ये हो जाएगा हेक्टो, ये हो जाएगा डेका, ये हो जाएगा मीटर, ठीक है, ये हो जाएगा डेसी, ये हो जाएगा सेंटी, और ये हो जाएगा आपका मिली। ये याद रखना। अब यहां पर याद क्या रखना है आप लोगों को, ऊपर से जब नीचे आओगे तो 10 का मल्टीप्लाई करोगे, ऊपर से नीचे आओगे तो 10 का मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, ऊपर से नीचे आने पर 10 का हर स्टेप पर मल्टीप्लाई करना है, और नीचे से ऊपर आओगे तो हर स्टेप में आपको यहाँ पर डिवाइड देना है, हर स्टेप में यहाँ पर क्या करना है आपको 10 का डिवाइड देना है। ये कॉन्सेप्ट अगर आप लोगों को याद होगा, आप कोई सा भी यूनिट कन्वर्ट किसी में भी कन्वर्ट कर सकते हो, आपको जीवन में कभी भी दिक्कत नहीं आएगी इस कन्वर्जन से, अगर आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा तो बेटा यहाँ पर एक बात बताओ, अगर मैं बोलूं यहाँ पर कितने छोटे, अब सबको एमएम में कन्वर्ट करो, सबको एमएम में कन्वर्ट करो, मतलब ये आपका जो शंकु है, ये आपका जो शंकु है, ध्यान से समझना, ये आपका शंकु था, और ऐसे छोटे छोटे आपको गोले बनाने थे, ऐसे छोटे छोटे आपको गोले बनाने थे, ठीक है। शंकु की त्रिज्या कितनी है 21 सेंटीमीटर को मिलीमीटर में कन्वर्ट करोगे, मतलब एक स्टेप आगे बढ़ोगे तो 10 का मल्टीप्लाई, मतलब यहां पर त्रिज्या कितनी हो जाएगी, त्रिज्या हो जाएगी 210 मिलीमीटर, ऊंचाई 30 सेंटीमीटर है, मिलीमीटर सेंटीमीटर से मिलीमीटर में जाओगे तो 30 का क्या बन जाएगा आपका ये 300, ये चीज समझ में आ रही, 300 क्या बन जाएगा आपका 300। और यहां पर जो त्रिज्या देखे रखी है वो कितनी देखे रखी है आपको 5 mm, यही देखे रखी भाई। आपको फॉर्मूला लगाना है, इनका वॉल्यूम बराबर वॉल्यूम, जितना इनका मटेरियल निकलेगा ना वही पूरा मटेरियल उठा के आपको इनके गोले बनाने हैं, मतलब वही पूरा मटेरियल आपको इन गोलों में लगाना है। तो सबसे पहले क्या करोगे, इसका वॉल्यूम निकालोगे 1/3 पाई, ठीक है, आर स्क्वायर मतलब 210 मल्टीप्लाइड बाई 210 पाई स्क्वायर एच, यहाँ पर कितना आ जाएगा 300, बराबर इतने वॉल्यूम को करोगे क्या 4/3 पाई आर क्यूब, मतलब बेटा यहाँ पर आएगा 5, ठीक है, यहाँ पर कितना आएगा आपका 5 मल्टीप्लाइड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई 5, और ऐसे कितने, ऐसे इतने गोले आप लोगों को बनाने हैं। कैंसिल आउट थोड़ा सा आप लोग करो, थोड़ा सा कैंसिल आउट करोगे तो क्या होगा, 3 से 3 कैंसिल आउट, पाई से पाई कैंसिल आउट, ठीक है, 5 5 25 25 4 100, ठीक है, 5 से काटोगे 5 दूनी 10, और 4 से काटोगे 4 चला जाएगा, ये हो जाएगा। अब इनको थोड़ा सा मल्टीप्लाई करो तो यहाँ पर कितना आएगा 210, ठीक है, 21 21 441 और यहाँ पर कितने जीरो 1 0, और यहाँ पर आपका कितना आएगा 3 और 2 आपका 6 बराबर x, मतलब यहाँ पर क्या मिलेगा x बराबर 0, 6 कम 6 6 4 24, 24 में 2 कैरी करोगे 24 और 2 आपका 26, मतलब 26460, ऑप्शन नंबर 20 सवाल का करेक्ट आंसर आना चाहिए, ऑप्शन नंबर 20 सवाल का करेक्ट आंसर आना चाहिए। तो थोड़ा सा आप लोगों को इन चीजों का ध्यान रखना है कि यहाँ पर सबसे पहले आप यूनिट को कैसे कन्वर्ट करोगे। यूनिट कन्वर्ट के लिए मैंने आपको ये सिखा दिया कि मेरा एक दोस्त था खान था, ठीक है, खान मतलब KH, ठीक है, पर्सनली मत लेना है ये चीजें मुझे आपको याद करानी है, इसीलिए मैं ये ट्रिक थोड़ा सा आप लोगों को बताया। DM बन गया, पढ़ने में इंटेलिजेंट था लेकिन कंजूस बहुत था, जिसके कारण वो DCM गाड़ी चलती है ना एकदम ट्रैक्टर टाइप की, तो DCM गाड़ी पर चलता था। तो K से बन गया किलो, H से बन गया हेक्टो, किलोमीटर हेक्टोमीटर, D से बन गया डेकामीटर, M से बन गया मीटर, D से ये D डेसीमीटर, ये वाला सेंटीमीटर, और ये आपका मिलीमीटर। ऊपर से नीचे आओगे 10 का मल्टीप्लाई करते जाना, नीचे से ऊपर जाओगे तो सेम आपको डिवाइड करना है। ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को याद रखना चाहिए, ठीक है। आई होप ये वाला क्वेश्चन अब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। कोई सा भी हो, जैसे अगर कोई सा भी, जैसे बेलन होता, वॉल्यूम बराबर वॉल्यूम कर देना, वॉल्यूम को वॉल्यूम के बराबर कर देना, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगला सवाल, एक व्यक्ति अपने वेतन में 50% की कमी की करता है, या वेतन में 50% की कमी की गई और बाद में 50% की वृद्धि हो गई, और फिर 100% की सीधी वृद्धि कर दी, 100% की सीधी वृद्धि कर दी, तो आपको बताना क्या है उसके वेतन में उसे कितने प्रतिशत का लाभ हुआ होगा या फिर हानि हुई होगी, उसे कितने प्रतिशत का लाभ हुआ होगा या प्रॉफिट होगा या फिर उसे लॉस होगा, ये आपको यहाँ पर बताने हैं, ठीक है। अब सबसे पहले आप लोग ध्यान से समझना, करना क्या है। देखो ऐसे जब भी आप लोगों के सामने सवाल है,
आप ऐसी एक वैल्यू मान लो जिससे आपकी कैलकुलेशन थोड़ी सी आसान हो जाए। कैलकुलेशन कैसे आसान हो जाएगी, कोई भी वैल्यू मानो, आप जो दिल करे वो मान सकते हो। तो ऐसे में हम लोग सबसे पहले मानते हैं वैल्यू 100 को, मतलब हम लोग सबसे पहले किसके पास जाते हैं, 100 के पास जाते हैं। 100 के पास क्यों जाते हैं, क्योंकि 100 का कोई भी परसेंट निकालना बहुत आसान होता है, कोई भी आप परसेंट निकालो, ठीक है। अगर मैं बोलूंगा ना कि पहले वेतन 50% कम करो, पहले वेतन इनका 50% कम करो, तो आप बोल दोगे सर 50% कम करेंगे मतलब यहाँ पर जो 50% कम होगा तो यहाँ पर 50 हो जाएगा, ठीक है। अगला स्टेप आपका क्या देखे रखा है, अगला देखे रखा है कि इनका जो वेतन है ना वो 50% बढ़ा दो। अब आप खुद बताओ, 50 का 50% 25 आएगा मतलब कितना हो जाएगा, 75। अब आपका वेतन 75 हो गया। अब अगला पॉइंट क्या देखिए रखा है, अगला पॉइंट आपको देखिए रखा है कि इनका जो वेतन है ना अब 100% बढ़ा दो, 100% वृद्धि कर दो, मतलब 75 में 75 वापस से बढ़ा दो तो कितना हो जाएगा, 150। अब आपको बेटा यही तो बताना है, आपको यही तो बताना है कि 100 से चीजें आपकी 150 हो गई, 100 से चीजें कितनी हो गई, 150 हो गई, कितनी बढ़ गई होंगी, तो बेटा यहां पर चीजें आपकी 50% बढ़ चुकी हैं। तो ऐसे जब भी आपके सामने सवाल आए, ऐसे जब भी आपके सामने सवाल आए तो सबसे पहले आपको करना क्या है, इनके साथ कोई ऐसी वैल्यू को मानो, ऐसी वैल्यू एज्यूम करो जिनसे आप अपना परसेंटेज थोड़ा सा आसानी से निकाल सकते हो। मैं ये बिल्कुल भी नहीं आपको बोल रहा हूँ कि आप 100 की जगह कोई और नहीं मान सकते, बिल्कुल मान सकते हो। आप इसके अलावा भी दूसरे मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, रेशो मेथड से कर लो, रेशो मेथड से आपको करना हो, रेशो मेथड से कैसे करोगे ये भी मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले 50% मतलब 1/2, ठीक है। 2 पर चीजें 1 कम कर दी तो 1 हो गई होंगी, फिर 50% की वृद्धि कर दी मतलब 2 पर 1 बढ़ा दिया तो 3 हो गया, फिर 100% बढ़ा दिया मतलब 1 पर 1 तो 2 हो गया। आप इस तरीके से भी चीजों को यहाँ पर सॉल्व कर सकते थे, कैसे कि पहले की जो आपकी आमदनी थी आपने किया कुछ नहीं, बस 50% का फ्रैक्शन मैंने आपको बता दिया कितना, 1/2। 2 पर 1 बढ़ाओगे तो 3 हो जाएगा, 2 पर 1 घटाओगे तो 1 हो जाएगा। 100% का फ्रैक्शन कितना हो जाएगा बेटा, 1/1, या फिर आपका 1 पर 1 बढ़ाओगे तो 2 हो जाएगा। मतलब पहले जो आपका वेतन 2 हुआ करता था अब वो वेतन आपका 3 हो जाएगा। मतलब यहां से 2 से चीज आपकी 3 हो गई, मतलब 1 बढ़ गया, किस पर बढ़ गया, 2 पर बढ़ गया, 1/2 मतलब 50%। इस सवाल को आप किसी भी तरीके से सॉल्व कर सकते हो, और भी बहुत सारे तरीके इन्हें सॉल्व करने के। मैन ये सवाल जब आपके एग्जाम में आएंगे ना तो इसको ऐसे मत सोचना कि भाई इस सवाल का आंसर आ गया, आंसर हर किसी का आएगा। आपको ऐसे सवालों में ज्यादा से ज्यादा टाइम बचाना है, टाइम सेव करना है, और उन क्वेश्चंस में टाइम लगाना है जिनमें एक्चुअली लोग नहीं लगाते हैं या फिर छोड़कर आगे बढ़ जाते हैं या तुक्का मार के आगे बढ़ जाते हैं। जब आपके पास पर्याप्त समय होगा तो आप उन क्वेश्चंस में भी अपना लॉजिक, अपना दिमाग लगा सकते हो। कब, जब आपके पास टाइम होगा, टाइम नहीं होगा फिर तो आप भी नहीं करोगे। तो इसीलिए ऐसे सवालों में टाइम बचाओ, और टाइम कहाँ लगाना है, अच्छे अच्छे सवालों में। वो भी मैं आज करवाने वाला हूँ बहुत अच्छे अच्छे, ऐसे सीरीज 14 क्वेश्चंस की। आज तो हम लोग पार्ट 1 देख रहे हैं, आपको ऐसे पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 आपके एग्जाम तक ये मिलते रहेंगे, जो आपकी तैयारी को एग्जाम के लास्ट मोमेंट में बहुत स्ट्रॉन्ग कर देंगे, ठीक है। अगला सवाल, त्रिभुज एबीसी में एडी बीसी पर लंब है, एडी आपका बीसी पर लंब है, ठीक है। एई बी ए सी को समद्विभाजक है, ठीक है। ए बी सी आपको देखे रखा है 58, ए सी बी आपको देखे रखा है 34, डी ए ई की वैल्यू आपको यहां पर बतानी है क्या होगी, एंगल डी ए ई की वैल्यू आपको बेटा यहां पर बतानी है कि ये वैल्यू आपकी क्या होनी चाहिए, ये वैल्यू आप लोगों की क्या होनी चाहिए। अब ध्यान से समझना, ध्यान से क्या समझना है आप लोगों को, सबसे पहले ये हो जाएगा आपका क्या, ट्राइंगल, ठीक है। इस ट्राइंगल की वैल्यू ये ए हो जाएगी, ठीक है, ये बी हो जाएगी, और ये आपकी सी। एडीबीसी पर लंब है, एडीबीसी पर आपका ये परपेंडिकुलर हो गया, ठीक है। दूसरा आपको पॉइंट क्या देके रखा है, दूसरा आपको पॉइंट देके रखा है यहां पर क्या, कि एई बी ए बी सी को बी ए सी को समद्विभाजक करता है, मतलब ये इसे समान 2 भागों में विभाजित करेगा, समान 2 भागों में विभाजित करेगा। तो आपको बताना क्या है, ए बी सी 58 है, 58 है,
ए सी बी 34 है, 34 है बेटा। आपको एंगल बताना है, कौन सा एंगल बताना है आपको? डी ए ई, ठीक है। आपको ये ए डी और ये आपका ई, ये एंगल बताना है, ठीक है। ये एंगल आपको बताना है। तो याद रखना हमेशा, ये एंगल आपको अगर निकालना है तो इसका वैल्यू कितना होता है? 1/2 एंगल बी माइनस एंगल सी। ये कॉन्सेप्ट आप लोग बेटा याद रखना, ये कॉन्सेप्ट आपके एग्जाम में छपेगा, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट आपके एग्जाम में छपेगा कि एंगल यहाँ पर डी ए ई, सेम कंडीशन है, एक परपेंडिकुलर है एक बाइसेक्टर है, तो एंगल आपको डी ए ई निकालना है। तो 1/2 एंगल डी बी माइनस सी, मतलब इन दोनों के डिफरेंस को भी आधा कर देना, आपको इनका जवाब पता चल जाएगा। मतलब 1/2 और 58 माइनस 34, यही आएगा 1/2। मतलब यहाँ पर 8 में से 4 जाएगा 4, 5 में से 3 जाएगा 2, मतलब 12 डिग्री इस सवाल का आप लोगों का करेक्ट आंसर आना चाहिए। 12 डिग्री मतलब ऑप्शन नंबर पहला इस सवाल का करेक्ट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर पहला इस सवाल का आप लोगों का करेक्ट आंसर यहाँ पर आना चाहिए। आई होप ये क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ में आया होगा। कॉन्सेप्ट नया है, अपने शॉर्ट नोट्स में ऐसे लिख लेना ये कॉन्सेप्ट को, क्योंकि यहाँ पर आपके एग्जाम में सवाल पूछे जाने की पूरी संभावना है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। अब यहाँ पर अभी हाल ही में जो आपके पेपर हुए थे, जैसे एमपी पुलिस कांस्टेबल के या दूसरे, तो वहां पर एक टॉपिक था, उसे बहुत मतलब जोर दिया गया था हर शिफ्ट में, वो था आपका डिविजिबिलिटी रूल, मतलब आपके विभाज्यता का नियम। अब विभाज्यता के नियम से भी हो सकता है आपकी एग्जाम में सवाल पूछे जाए। तो यहां पर अगर मैं आपसे बोलूं कि 8A51, ठीक है, 8A51 4 6 और यहां पर आपका बी, ये आपका एग्जैक्टली डिविजिबल है किससे? आपका 88 से। 88 से डिवाइडेड है, मतलब 8 से मल्टीप्लाइड बाई आपका 11 से, ये याद रखना, ठीक है। 8 से डिवाइडेड है मतलब 11 से। कंपोजिट नंबर है 88, तो आप मैक्सिमम इनके फैक्टर बनाने की कोशिश करना, जो कि बनेगा 11 और 8। मतलब साफ है कि ये पूरा जो नंबर है ना, ये पूरा जो नंबर है ये 8 से भी जाएगा और आपके 11 से भी जाएगा, 8 से भी जाएगा और आपके 11 से भी जाएगा। सबसे पहले मैं 8 के नियम की बात करता हूं। 8 का नियम क्या बोलता है कि लास्ट 3 डिजिट आपके 8 से जाने चाहिए, तभी वो पूरा नंबर आपका 8 से जाएगा। मतलब लास्ट की 3 डिजिट कौन सी है? 4 6 और आपका बी। तो यहां पर 8 से दोगे तो 8 5 40, ठीक है। यहाँ पर 6 और बी, 8 8 होता है बेटा 64 64। तो यहाँ पर कितना बचेगा? कुछ भी नहीं। तभी तो ये, अगर कुछ भी नहीं बचेगा तभी तो ये 8 से जाएगा। मतलब यहाँ पर बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी? 4। बी की वैल्यू कितनी आ गई आपकी? 4। क्या इसमें किसी को कोई परेशानी? अब ध्यान से समझना, 11 का नियम क्या बोलता है? 11 का नियम बोलता है कि यहाँ पर जो भी आपके नंबर्स देके रखे हैं, इनके अल्टरनेट, मतलब इनको उठा लो और यहाँ पर इनको उठा लो, इन सबको जोड़ दो। यहाँ पर 8 5 13, 13 4 17, 17 और 4 आपका 21, माइनस यहाँ पर कितना आना चाहिए? 1 और 6 आपका 7, मतलब 1 प्लस आपका 7 बराबर कितना आना चाहिए आपका? 0 या फिर आपका 11, यही आना चाहिए, 0 या फिर आपका 11। अब 0 पॉसिबल है क्या? 0 पॉसिबल है, मतलब ये भी 21 होना चाहिए। ये 21 होगा तो इसे आपको 14 होना पड़ेगा, और वो पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि ये आपका सिंगल डिजिट में जाएगा, ये आपका किस में जाएगा? सिंगल डिजिट में। तो यहाँ पर ये तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो उस हिसाब से केवल ये आपका 11 हो सकता है, 11 हो सकता है, मतलब ये 11 छोटा होना चाहिए। मतलब उस हिसाब से ये आपका 11 छोटा होगा तो 21 में से 11 जाएगा तो 10, मतलब 7 है ऑलरेडी। यहाँ पर कितना मिलेगा आपको? 3। तभी तो 7 और 3 10 में से 21 घटाओगे तो 11 मिलेगा। ये चीज समझ में आ रही? तो ए की भी वैल्यू आपको पता चल गई, ए की वैल्यू कितनी है? 3। अब यही आपको पता करना था, बस आपका आंसर आ गया। कैसे आ गया? b टू दी पावर a। b मतलब यहाँ पर कितना देखिए रखा है आपको? 4, 4 टू दी पावर 3, मतलब कितना आएगा यहाँ पर आपका? 64 इस सवाल का करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर 20 सवाल का करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 20 सवाल का करेक्ट आंसर आएगा। क्लियर है? तो डिविजिबिलिटी रूल, वैसे तो मैं आपको जो भी पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट 4 आएंगे उनमें आपको डिविजिबिलिटी रूल की और अच्छे से प्रैक्टिस करा दूंगा, लेकिन आप भी थोड़े थोड़े डिविजिबिलिटी रूल ध्यान देना, क्योंकि आपके एग्जाम में पूछे जाने की पूरी संभावना है, ठीक है।
चलो आगे बढ़े, अगला सवाल। अब ये बहुत आसान सवाल मैंने यहाँ पर डाला है, रीजन क्योंकि आपका इससे रिवीजन हो जाएगा। अब इसका मेन कॉन्सेप्ट क्या है, सभी को पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, साफ है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। मतलब ये कोई आपका ट्राइंगल था जिसका ये वाला एंगल जो है 8x माइनस आपका 15 हो जाएगा, ठीक है। ये वाला जो एंगल है वो 6x माइनस आपका 11 हो जाएगा। ये वाला जो एंगल है वो 4x माइनस आपका 10 हो जाएगा। यही साफ है। अब बेटा अगर यही चीजें हैं आपके सामने तो यहां पर आपको करना क्या है, 8x माइनस 15 प्लस यहां पर 6x माइनस 11 प्लस 4x माइनस आपका 10 बराबर आपका 180 होगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। तो 8 और 6 14, 14 और 4 आपका 18x, ठीक है। यहां पर कितना आएगा, 15 और 1 16, 16 10 26, 26 और 10 36, 36 को उधर ले जाओगे 180 में, अगर 36 को जोड़ दोगे तो यहाँ पर 6 8 2 10 और 1 11, एक कैरी करोगे 216, कितना आएगा यहाँ पर आपका 216, यही आएगा। काट दोगे अगर कैंसिल आउट करोगे x बराबर 18 एक कम 18, ठीक है, 18 दूनी 36, तो x की वैल्यू कितनी मिलेगी आपको 12। और यही आपको बतानी थी, मतलब ऑप्शन नंबर पहला इस सवाल का करेक्ट आंसर आना चाहिए। ऑप्शन नंबर पहला यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका आ जाएगा। क्लियर है, यहाँ पर समझ में आ जाएंगी चीजें। आगे बढ़े थोड़ा सा, अगला सवाल। 900 किलोमीटर की यात्रा 11 घंटे में अगर आपको पूरी करनी है, यदि यात्रा का 2/5 भाग आप 60 की स्पीड से पूरा करोगे, यात्रा का 2/5 भाग आप 60 की स्पीड से पूरा करोगे, ठीक है, तो शेष यात्रा किस चाल से आपको पूरी करनी चाहिए। आपको बताना जो शेष यात्रा बचेगी उसे आप किस स्पीड से पूरा करोगे, ठीक है। देखो यहां पर अगर मैं बोलूं कि टोटल डिस्टेंस कितनी है, टोटल डिस्टेंस 900 किलोमीटर, ठीक है। टोटल टाइम कितना, अच्छा ये डिस्टेंस हो जाएगी और ये टोटल टाइम, डिस्टेंस और यहां पर आपका टाइम 11 घंटे, ठीक है। यहां पर अगर मैं बोलूं यदि यात्रा का 2/5 भाग, यात्रा का 2/5 भाग मतलब 2/5 कितना आएगा आपका, 5 से काटोगे 5 दूनी 10, 2 दूनी 4, 4 9 36 मतलब 360 किलोमीटर, ठीक है। किस स्पीड से चलोगे बेटा, ये चलोगे आप 60 की स्पीड से। आप खुद बताओ 60 की स्पीड से अगर आप जाओगे तो कितना समय लगाओगे, केवल 6 घंटे। यात्रा 900 किलोमीटर है, उसका 2/5 भाग 360 किलोमीटर है। 60 की स्पीड से चलोगे मतलब 1 घंटे में अगर 60 चलोगे तो 360 चलने में आपको 6 घंटे का समय लगना चाहिए। 6 घंटे का समय लगना चाहिए तो इसका क्या मतलब है कि भाई टोटल 11 लगेंगे, तो यहाँ पर 5 घंटे आपके और बचे होंगे, 5 घंटे आपके और बचे होंगे, यही है। तो भाई एक बात बताओ, 900 में से अगर मैं 360 घटा दूं तो यहाँ पर कितना आएगा, 540, 540 किलोमीटर। तो बेटा एक बात बताओ, शेष यात्रा को किस चाल से आप पूरा करोगे, शेष यात्रा को किस चाल से आप लोग यहाँ पर पूरा करोगे। तो यहाँ पर स्पीड आप निकालोगे, तो स्पीड कैसे निकालोगे, यहाँ पर 540 किलोमीटर, ठीक है, 540 किलोमीटर 5 घंटे में पूरा किया जाएगा। तो यहाँ पर 108 की स्पीड आपको चलनी पड़ेगी, मतलब ऑप्शन नंबर पहला इस सवाल का करेक्ट आंसर आ जाएगा, पहला इस सवाल का करेक्ट आंसर आपका आ जाएगा, ठीक है। चलो समझ में आया, आगे बढ़े, अगला सवाल। अब ये थोड़ा सा अच्छा सवाल है, इसे अच्छे से आप लोग तवज्जो देना और इसे पढ़ और समझने की कोशिश करना। सवाल क्या है कि समतल भूमि पर बिंदु P से एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण आपका 30 डिग्री है। यदि मीनार 110 मीटर आपकी ऊंची है तो आपको बताना क्या है, तो मीनार के पाद से P की दूरी यहाँ पर क्या होगी। देखो यहाँ पर कुछ मैं आपको डायरेक्ट कॉन्सेप्ट बता देता हूं, ठीक है। जैसे यहाँ पर अगर 45 है, यहाँ पर अगर 45 है, ये एंगल हमेशा 90 डिग्री का होगा, ये 30 है और ये आपका 60 है,
ये 90 होगा। 30 के सामने हमेशा 1 आएगा, 60 के सामने हमेशा √3 आएगा, 90 के सामने आपका 2 आएगा, 45 के सामने आपका 1 आएगा, 45 के सामने 1 आएगा और 90 के सामने √2 आएगा। ये हमेशा आप लोग याद रखना, हमेशा याद रखना। यहां पर करोगे क्या, अगर यहां पर आपका ये 60 है, ये आपका 30 है, ठीक है, यहां पर और क्या होगा, ये 60 है, ये आपका 45 है, और कौन सा बनेगा, ये अगर आपका 45 है और ये आपका 30 है। याद रखना ये जितने भी मैं डायग्राम बना रहा हूं क्योंकि एग्जाम में पूछे जाएंगे, ठीक है। 60 के सामने √3 आएगा, ठीक है, तो यहां पर 1 आएगा और यहां पर आपका ये 2 अनुपात आएगा, ठीक है। 60 के सामने √3 आएगा, यहां पर 1 आएगा और यहां पर √3 -1 आएगा। 45 के सामने 1, यहां पर 1, यहां पर √3 -1। ये याद रखना है, मतलब यहां से सवाल आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। क्लियर। अब ध्यान से समझना, मतलब अगर ऐसा कोई डायग्राम बने तो इस रेशो में जाएगा, ऐसा कोई डायग्राम बनेगा तो इस रेशो में। ये मैंने रेशो यहां पर आपको डिवाइड करा दिया। समतल भूमि पर एक बिंदु P से एक मीनार ये खड़ी है, ठीक है, तो यहां पर 30 डिग्री का बनेगा एंगल। तो आप खुद बताओ, यहां पर 90 होगा, यहां पर 60 होगा, 30 के सामने 1 आएगा, 60 के सामने √3 आएगा, 90 के सामने 2 आएगा, ठीक है। तो यहां पर मीनार मतलब यहां पर जो आपको रेशो देके रखे हैं, ठीक है, यदि मीनार मतलब ये 1 नहीं है बेटा, ये आपका 110 है, तो आपको मीनार के पाद से P की दूरी बतानी है, मीनार के पाद से P की दूरी बतानी है। यहां पर क्या है, सबसे पहले आपका मीनार की ऊंचाई, उन्नयन कोण आपका, समतल भूमि पर किसी बिंदु P से एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, ठीक है। यदि मीनार की ऊंचाई आपकी 110 मीटर देखे रखे तो मीनार के पाद से P की दूरी, यार यहां पर इनकी वैल्यू ये वाली आनी चाहिए, 110 √3 ये आना चाहिए, ठीक है। यहां पर √3 भी आपको लगाना पड़ेगा, ठीक है। और ये वाली वैल्यू पूछते तो यहां पर आपकी ये 220 हो जाती। तीनों वैल्यू आप लोगों के सामने। ऑप्शन में थोड़ा सा आप लोग करेक्ट करना, यहां पर ऑप्शन नंबर डी सवाल का आपका करेक्ट आंसर आना चाहिए। क्लियर है, आगे बढ़े, चलो अगला सवाल। अब ये सवाल बहुत अच्छा है, बहुत जबरदस्त सवाल है, ध्यान से समझना, और आपके एग्जाम में पूछा गया सवाल है। ए और बी दो ऐसी संख्याएं हैं और दो ऐसी अभाज्य संख्याएं हैं जिसमें ए आपका बड़ा है और उनके एलसीएम 209 है। तो a² - b की आपको वैल्यू बतानी है। पहले तो आप लोग ये कॉन्सेप्ट समझना कि जब भी आप 2 या 2 से अधिक जो प्राइम नंबर है उनका एलसीएम निकालते हो, जैसे पहला प्राइम नंबर आपका 2 हो गया, अगला 3 हो गया और आपका 5 हो गया अगला। अगर मैं बोलूं इनका आप एलसीएम निकालो, मतलब लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकालो, तो कुछ नहीं, इनका मल्टीप्लाई कर देना। मतलब साफ है कि एलसीएम जब भी आप प्राइम संख्याओं का निकालते हो, अभाज्य संख्याओं का निकालते हो, तो आपको इन सभी का मल्टीप्लाई करना रहता है, आपको इन सभी का क्या करना रहेगा, मल्टीप्लाई करना रहेगा। ये चीज आप लोगों को याद रखनी है। तो यहां पर आप खुद बताओ, ए और बी का अगर आपने मल्टीप्लाई किया है, ए बड़ा है, तो यहां पर आपको 209 मिलेगा। 209 कब पॉसिबल है, 209 कब पॉसिबल है, अगर आप प्राइम नंबर की बात करो, ज्यादा बड़ा नंबर तो होगा नहीं, क्योंकि मल्टीप्लाई के बाद अगर 209 मिल रहा है, ज्यादा बड़ा नंबर नहीं होगा। 1 से लेके 25 तक के बीच में जितने भी प्राइम नंबर होंगे ना, उनके बीच में आपको दोनों नंबर मिल जाएंगे। पहला 2 हो जाएगा, फिर 3 हो जाएगा, फिर 5 हो जाएगा, फिर 7, 8 नहीं होगा, 9 नहीं होगा, 10 नहीं होगा, 11, फिर 13, फिर 17, फिर 19, फिर 23। इनमें से ही आपके कोई 2 आंसर होंगे। अब अगर मैं 2 नंबर का मल्टीप्लाई करता हूँ, इकाई का अंक मुझे 9 मिलेगा। या तो एक आपका ये हो सकता है, ठीक है, या तो एक आपका ये हो सकता है, क्योंकि इनके आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो 9 ही मिलेगा इकाई का अंक, और तो कहीं आपकी बात बनेगी नहीं। 3 और 3 9, ये भी हो सकता है। तो पहले एक काम करो, इन दोनों को उठाकर चेक कर लो। अगर मैं 11 का गुणा 13 में करता हूं तो मुझे क्या मिलेगा, 209। और यही बेटा आपको चाहिए था, यही आपको चाहिए था। मतलब ए क्या हो जाएगा इनमें से आपका बड़ा वाला, मतलब यहां पर 13 और 13 का वर्ग माइनस बी, मतलब आपका हो जाएगा 11। तो यहां पर 169 माइनस आपका 11, मतलब यहां पर कितना मिलेगा, ठीक है, यहां पर कितना आ जाएगा, ए का स्क्वायर, ए का स्क्वायर, और बड़ा कौन है, ए मतलब 13 का स्क्वायर।
तो यहाँ पर 9 में से 1 जाएगा 8 मिलेगा, 6 में से 1 जाएगा 5 मिलेगा, यहाँ पर 158 आना चाहिए, 158 आना चाहिए क्योंकि अच्छा यहाँ पर ये 13 नहीं, ये तो गलत हो गया, 13 नहीं होगा, यहाँ पर 19 होगा, 11 और 19 होगा, 11 और 19, यहाँ पर 13 आपने लिख दिया, ये गलत है, मैंने बोला सही और लिखा गलत, 19 आएगा बराबर 209, ठीक है, 19 आएगा और आपका बराबर 209। तो यहाँ पर क्या आएगा 19 का वर्ग मतलब 361 माइनस 11, मतलब 1 में से 1 जाएगा 0, 6 में से 1 जाएगा 5 और यहाँ पर 3, 350 ऑप्शन नंबर पहला इस सवाल का करेक्ट आंसर आना चाहिए। तो यहाँ पर आपके जो 2 नंबर है ना वो कौन से होने चाहिए, वो आपके ये वाले होने चाहिए, एक तो ये वाला, ठीक है, और आपका ये वाला, बाकी सब बेकार। क्लियर है? तो ऐसे सवालों को आपको इस तरीके से इनको सॉल्व करना है। आगे बढ़े, अगला सवाल, एक डीलर अपने ग्राहक को किसी वस्तु पर 18% का डिस्काउंट देकर भी 24% का लाभ कमाता है। यदि उसका क्रय मूल्य यहाँ पर 1560 रुपए है तो अंकित मूल्य उसका कितना होना चाहिए। याद रखना लगभग में आंसर एग्जैक्ट नहीं आएगा, लगभग में आपको आंसर बताना है। क्वेश्चन थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, इसे ध्यान से समझना, अप्रोक्सीमेशन यहाँ पर आपको लगाना पड़ेगा। जैसे मैंने बोला, ठीक है, मैंने बोला कि यहाँ पर डिस्काउंट हमेशा किस पर देते हो, एमआरपी पर। कितने का डिस्काउंट दिया, 118 का डिस्काउंट दिया ना, मतलब 82 पर बेचा होगा, सेलिंग प्राइस हो गया, लाभ हो गया 24 का, मतलब कॉस्ट प्राइस का क्या हो जाएगा 124, दोनों सेलिंग है। तो यहाँ पर एमआरपी बटे आपका कॉस्ट प्राइस बराबर 124 और यहाँ पर आपका 82, मतलब यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आएगा 6 और 2 और यहाँ पर आपका 41, ये अनुपात आना चाहिए 62 और आपका 41। एक बात बताओ, क्रय मूल्य कितना है 1561, मतलब यहाँ पर 1560 जो है ना वो बराबर है आपके किसके, 41 के। तो यहाँ पर अगर मैं 41 से डिवाइड दूं तो कितनी बार जाएगा, 3 बार, ठीक है, 3 एकम 3, 4 3 12, तो यहाँ पर 6 में से 3 जाएगा 3, 5 में से 2 जाएगा 3, 0। कितनी बार जाएगा यहाँ पर आपका, कितनी बार जाना चाहिए, 4 7 28, 7 बार तो नहीं जाएगा, 6 बार जाएगा, 6 एकम 6, 6 7, 6 4 24, ठीक है, 7 4 28 नहीं जाएगा, यहाँ पर 4 और यहाँ पर कितना जाएगा, 4 और 2 आपका 6, ठीक है। अच्छा 7 बार अगर देखोगे 7 बार चला जाएगा, 7 बार कैसे जाएगा, 7 एकम 7, 7 4 28, ठीक है। तो यहाँ पर कितना आएगा आपका, 7 4 7 5 35, 8 4 32, 8 बार भी जा सकता है यार, 8 बार जाएगा क्या, 8 एकम 8, 8 4 32, नहीं 8 बार नहीं जाएगा, हटा दो इसे, 8 बार नहीं जाएगा, 3 3 और 2 आपका 2 और 2 4, ये भी हो जाएगा। यहाँ पर कितना बचेगा, 3 और 2 और 2 आपका 4, 8 बार भी चला जाएगा, 8 बार भी आपका जाना चाहिए फिर तो, 8 एकम 8, ठीक है, 8 4 32, ठीक है, 8 4 32, यहाँ पर कितना बचेगा 2, तो यहाँ पर क्या करोगे आप, पॉइंट लगाओगे 0.2, ठीक है, तो 0 लगा दो, कितना 4 5 20, 5, मतलब अप्रोक्स में 5 मान, अप्रोक्स में 5 मान लो, मतलब यहाँ पर अब आपको इनकी वैल्यू बतानी है कि इनका मल्टीप्लाई करके 38 पॉइंट आपका 5 का, अप्रोक्स में मैंने 5 मान दिया, इनका मल्टीप्लाई करोगे, अगर इनका मल्टीप्लाई करोगे 38 का मल्टीप्लाई करोगे 62 में, तो 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, एक कैरी करोगे, 3 दूनी 6 और 1 7, 8 6 48, 8 6 48 और 2 50, 55 55, मतलब आपका कैरी करोगे 5 6 3 18, 18 और 5 आपका 23, ये आना चाहिए। अप्रोक्स में आप इसे लगा देना, ऑप्शन नंबर डी, 2 3 5 6 के समथिंग आएगा, तो 5 9 के समथिंग लगा देना, क्योंकि आपने पॉइंट के बाद की संख्या को निगलेक्ट किया, छोड़ दिया था, ठीक है। तो इस तरीके से चीजों को आपको सॉल्व करना है। क्लियर है? तो थोड़ा सा आप लोग देखना, कैलकुलेशन का भी पार्ट आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। ये पार्ट 1 का 13 क्वेश्चन हम लोगों ने रिकॉर्ड कर लिए हैं, अब उसे पार्ट 1 में ही इसको कनेक्ट करना है, तो पूरा पार्ट 1 ये कंप्लीट हो जाएगा आपका 14 क्वेश्चन का। चलो बढ़ते हैं हम लोग अपने आगे। अब आज की क्लास का आपका ये आखिरी सवाल है। सवाल आपके सामने कि भाई एक निश्चित राशि, ध्यान से समझना, बहुत अच्छा सवाल है, आप लोगों ने पहले ये सवाल नहीं देखा होगा, आप लोग फर्स्ट टाइम इस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड सवाल देख रहे हो, ठीक है। एक निश्चित राशि पर साधारण ब्याज एक राशि का 1/4 है, ध्यान से समझना, ब्याज की दर परसेंट प्रतिवर्ष वर्षों की संख्या का 4 गुना है।
यदि अभी छोड़ो आगे की कंडीशन, यदि ब्याज की दर 2% बढ़ा दो, अभी इसे होल्ड करो, पहले जो कंडीशन आपको देके रखी है ना, आप इसे सॉल्व करो कि भाई जो भी आपका सिंपल इंटरेस्ट है, मान के चलो प्रिंसिपल है और ये आपका साधारण ब्याज है, ध्यान से समझना, राशि का 1/4 है, मतलब अगर प्रिंसिपल 4 होगा तो सिंपल इंटरेस्ट आपका कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए, मतलब 1 होना चाहिए। और यहाँ पर अगर मैं टाइम और रेट की बात करूं, टाइम और रेट की बात करूं तो ब्याज की दर प्रति वर्ष वर्षों की संख्या का 4 गुना, अगर यहाँ पर ये 1 होगा तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पर आपका 4 गुना। ध्यान से समझना, अगर मैंने बोला कि भाई आपका प्रिंसिपल 4 था, ठीक है, आपका प्रिंसिपल 4 था, या तो इसे x मान लो, ठीक है, अगर आपका दिल करे इसे y मान लो, मन करे तो नहीं करोगे तो भी आपका आंसर यहाँ पर आ जाएगा। अब फॉर्मूला क्या होता है आपका, PRT अपॉन आपका 100 बराबर आपका साधारण ब्याज, यही होता है आपका सिंपल इंटरेस्ट को निकालने का तरीका। बेटा प्रिंसिपल आपका 4x है, ठीक है, रेट आपकी यहाँ पर कितनी हो जाएगी 4y, रेट आपकी कितनी हो जाएगी यहाँ पर 4y, और यहाँ पर कितना गुना है आपका, ये ब्याज की दर प्रति वर्ष वर्षों का 4 गुना है, और साधारण ब्याज 1/4 है, और यहाँ पर टाइम कितना हो जाएगा आपका सिंपल y बटे आपका यहाँ पर कितना मिलेगा आपको 100 बराबर, यहाँ पर ये कितना मिलेगा आपको साधारण ब्याज एक सिंगल x, ठीक है, तो x से x काट दोगे, ठीक है, x से x काट दोगे तो यहाँ पर कितना मिलेगा आपको, x से x काट दोगे तो यहाँ पर y स्क्वायर बराबर कितना मिलेगा 100y आपका 4, मतलब यहाँ पर आपको y बराबर कितना मिलेगा, y बराबर कितना मिलेगा 10 अपॉन आपका यहाँ पर 10 अपॉन यहाँ पर आपका 2, ठीक है, 4 इंटू 4 है ना, तो यहाँ पर 4 कर लो, यहाँ पर कितना मिलेगा आपको 4, मतलब आपको कितना मिलेगा 5/2, मतलब y की वैल्यू आपको पता चल गई। y की वैल्यू अगर आपको यहाँ पर पता चली है तो y मतलब टाइम कितना है आपका यहाँ पर 5/2, ध्यान से समझना, रेट कितनी हो जाएगी बेटा, रेट हो जाएगी आपकी y की 4, y की वैल्यू कितनी आपकी 5 बटे आपका यहाँ पर 2, तो 2 से काटोगे यहाँ पर कितना आएगा आपका 2, तो यहाँ पर कितना आना चाहिए आपका 10। क्लियर है? अब सारी चीजें आपके सामने हैं। सबसे पहले आपने क्या किया, एक निश्चित राशि पर साधारण ब्याज राशि का सिंपल इंटरेस्ट का 1/4 1/4 है, ठीक है, तो यहाँ पर ब्याज की दर प्रति वर्ष वर्षों की संख्या की 4 गुनी है, वर्ष टाइम कितना है आपका, टाइम का जो भी इनका जो भी रेट होगी ना वो टाइम का कितना हो जाएगा 4 गुना हो जाएगा। अब सारी चीजें आप लोगों के सामने है। अब ब्याज की दर जो है ना वो आपकी 10 है, ब्याज की दर जो आपकी है वो 10 है, आपको बोला इसे 2% बढ़ा दो, मतलब कितनी हो जाएगी, ये आपकी 12 हो जाएगी, कितनी हो जाएगी 12, ध्यान से समझना एक एक पॉइंट। तो 5,000 रुपए की राशि, मतलब 5,000 रुपए की आप राशि लगाओगे, ठीक है, कितनी रेट से, 12% की रेट से, 12% की रेट से, ठीक है, 3 साल में आपको बताना है, 3 साल के लिए साधारण ब्याज यहाँ पर कितना होगा, 3 साल के लिए आपको बताना है साधारण ब्याज कितना होगा, तो यहाँ पर बता दो, एक 0 से एक 0 काट दोगे, एक 0 से एक 0 काट दोगे, तो यहाँ पर कितना आना चाहिए आपका 5 दूनी 10, ठीक है, या फिर 12 पंजे 60, 5 3 15, यहाँ पर कितना हो जाएगा 12 पंजे 60, 6 3 18, मतलब 1800, 1800 यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी सवाल का क्या होना चाहिए, करेक्ट आंसर। तो यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट आपका कितना आ जाएगा 1800। ध्यान से समझना, बहुत अच्छा सवाल है आपके एग्जाम के लिहाजे से, ठीक है, जितने भी मैंने 14 सवाल आपका, ये 14 सवालों का जो सेट आप लोगों को करवाया है, जो भी क्वेश्चन आपका डाउट हो आप उसे एक बार फिर से देख लेना, इन 14 क्वेश्चन को एक बार फिर से आप लोग लगाने की कोशिश करना। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी, टेलीग्राम ग्रुप की लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में देखे रखिए, या फिर आप टेलीग्राम पर सर्च करोगे एमपी परीक्षा तो वहां पर भी आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। यहां से आप लोग इस पूरे क्लास की वापस से प्रैक्टिस कर सकते हो। एक बार आप लोग शेड्यूल देख लो, रेगुलर बेसिस पर आपका पर डे 11 बजे से कंप्यूटर का क्लास रहेगा, 12 बजे से मैथ्स का, 1 बजे हिंदी का, 2 बजे एमपीजी के और 3 बजे आपका रीजनिंग का यहाँ पर डे डेली बेसिस पर क्लासेस रहेंगे। इस सेशन को मैं यहीं पर रुकता हूँ, आपको इस सेशन को लाइक करना है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। अब कोई भी आपका एग्जाम हो, चाहे आपका सब इंजीनियर या फिर आपका ग्रुप 2 सब ग्रुप 2, इन दोनों एग्जामों के लिए ये सीरीज आपको बहुत हेल्प करने वाली है। आप लोगों को कैसी लगी आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। इस सेशन को हम लोग यहीं पर रुकते हैं।